नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी हिंदी का खास कार्यक्रम रूबरू। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं होता, जो क्षेत्र के लिए, समाज के लिए, देश के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होता है। आज इसी कड़ी में हमारे साथ में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, गढ़वाल से सांसद तीरथ सिंह रावत जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबीसी हिंदी पर। नमस्कार, धन्यवाद। सर, आपने अपना कीमती समय दिया हमें। आपसे लगातार बात हो रही थी, तो इतनी व्यस्ततम दिनचर्या होने के बावजूद भी आपने अपना समय दिया, उसके लिए सर आपका बहुत बहुत आभार। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपने भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े पदों पर काम किया है। आप बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव भी रह चुके हैं और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड से प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 10 मार्च 2021 को आप मुख्यमंत्री बने और 2 जुलाई 2021 को आपने रिजाइन दे दिया। उसके पीछे सर क्या कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई जिसके चलते आपने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया? पहली बात तो यह है कि मुख्यमंत्री बनना और मुख्यमंत्री के लिए प्रयास ये मेरा रहा भी नहीं है और न मालूम था। केंद्रीय नेतृत्व ने विश्वास किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमेशा केंद्रीय टीम ने, तो वो जिम्मेदारी मिली तो मैंने बखूबी निभाई। और उस समय जबकि मेरे समय में महाकुंभ था और कोविड का एक ऐसा दौर आया कि सेकंड डाउन ऐसा भयानक, और उम्मीद कर नहीं सकते थे कि ऐसी भी घटनाएं घट सकती हैं। लोग इस बीमारी से इतना परेशान थे, बीमारी कहूँगा, कोविड की एक इस प्रकार की जो लहर थी सेकेंड जी, कि आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं, तो उससे भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने इसको बखूबी निभाया जी। और प्रधानमंत्री मोदी जी की जिस तरह की कार्यकुशलता और जिस तरह उन्होंने इससे निजात दिलाने के लिए जिस तरह हमको ऑक्सीजन प्लांट हैं। राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जौनपुर के सुजानगंज में है। महाविद्यालय में शिक्षा के साथ साथ छात्र छात्राओं को संस्कार भी दिए जाते हैं। महाविद्यालय का एक ही उद्देश्य है कि यहाँ से पठन पाठन करके आप देश की सेवा में बेहतर योगदान दे सकें। महाविद्यालय के तमाम छात्र डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासनिक सेवाओं में संलग्न रहकर सेवा भाव से देश के विकास के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। आप भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में बेहतर भविष्य बनाने के लिए राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के कार्यालय में संपर्क करें। सीटें सीमित हैं और पीपी किट, मास्क और सारी चीज़ें उपलब्ध कराई थी, तो उसके कारण हमने उसको ठीक ठाक संभालने का काम किया। लेकिन एकाएक ऐसा दौर आया कि चुनाव आयोग ने इस कोविड को देखते हुए जी ये फरमान जारी किया कि साल से पहले जहां उपचुनाव होने हैं वो उपचुनाव नहीं हो पाएंगे। धारा 164 ऐसा एक एक्ट के तहत, और वो नियम और कानून, तो वो बाध्यताएं आई हैं और उन बाध्यताओं के कारण मुझे अपना रिजाइन देना पड़ा, क्योंकि मैं बिना विधायक के आपका 6 महीने से अधिक मुख्यमंत्री रह नहीं सकता था उस सदन का, क्योंकि मैं सदस्य नहीं था लड़ना। लेकिन वही जो बाध्यता आई है, तो मेरे सामने परिस्थितियाँ ऐसी घटी कि मुझे रिजाइन देना पड़ा। जी सर, आप जो है पौड़ी गढ़वाल के एक छोटे से गांव में जन्मे और फिर गढ़वाल के सांसद बने, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तक का आपने सफ़र तय कर लिया। क्या आपको कभी लगता था कि मतलब इस छोटे से जगह से हमने शुरुआत की है और इतनी बड़ी अचीवमेंट हम हासिल कर लेंगे?
तो उसके पीछे तमाम जो है संघर्ष का दौर रहा होगा। कुछ आप हमसे शेयर करना चाहेंगे कि तमाम मुश्किलों का दौर आया होगा, तमाम चीज़ें उस हिसाब से नहीं हुई होंगी जो चीज़ें आप सोच रहे होंगे, फिर कैसे कैसे आपने यहाँ तक जो है लोगों का भरोसा जीता, शीर्ष नेतृत्व पर आपने अपना भरोसा कायम किया? देखिए, पहली बात तो है कि मैं सीधा राजनीति में नहीं जुड़ा जी और विद्यार्थी जीवन में मैं एक संघ का स्वयंसेवक बना। जी। तो संघ का स्वयंसेवक बनने के साथ साथ एक प्रचारक जीवन में भी मैं आया और मुझे ये भी नहीं था कि राजनीतिक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक परिवार का राजनीतिक क्षेत्र में काम करेगा। और मैं तो एक राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर के आया, हिंदुत्व को लेकर के जुड़ा। साथ में फिर विद्यार्थी परिषद में अपना काम अपने को मिला तो लंबा समय उसमें काम किया और अपना विद्यार्थी परिषद पूर्णकालिक रहते हुए, नेशनल टीम में रहते हुए भी और गढ़वाल विश्वविद्यालय का अध्यक्ष भी मैं जब छात्र उस समय रहने का मौका मिला, इन सब चीज़ों का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। लेकिन मूल मेरा जो था संघ का स्वयंसेवक। और जब मैं इस प्रवेश में था तो तब दूर दूर तक भाजपा शहरों तक दिखती थी, गांव तक नहीं होती थी। और उस समय का दौर भी देखा कि भाजपा का जो सिंबल था नगर पालिका ने, वहाँ भी लेने के लिए लोग बड़े यानी ज़्यादा आतुन्य होते थे और ढूंढना पड़ता था। राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जौनपुर के सुजानगंज में है। महाविद्यालय में शिक्षा के साथ साथ छात्र छात्राओं को संस्कार भी दिए जाते हैं। महाविद्यालय का एक ही उद्देश्य है कि यहाँ से पठन पाठन करके आप देश की सेवा में बेहतर योगदान दे सकें। महाविद्यालय के तमाम छात्र डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासनिक सेवाओं में संलग्न रहकर सेवा भाव से देश के विकास के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। आप भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में बेहतर भविष्य बनाने के लिए राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के कार्यालय में संपर्क करें। सीटें सीमित हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी से आप उस समय से जुड़े हुए हैं जिस समय से लोग भारतीय जनता पार्टी की उस तरह की इच्छा भी नहीं थी, यानी सारी चीज़ें उस हिसाब से चल नहीं रही थी जो आज के समय में पूरी तरह से मुख्यधारा में भारतीय जनता पार्टी जुड़ी हुई है। प्रतिकूल वातावरण था जी। और उस समय तो मैंने कहा ना, दूर दूर तक मालूम नहीं था कि हम सत्ता में भी होंगे, आएंगे, ये सारी चीज़ें, वो दौर था। लेकिन एकाएक संगठन विद्यार्थी नाते धीरे धीरे करके और फिर राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रवेश किया संगठन के नाते में इस तरह का। तो युवा मोर्चे में भी उत्तर प्रदेश जैसी जगह में काम करने का मौका मिला, उत्तर प्रदेश स्तर पर नेशनल उसमें भी रहने का। यूपी में शायद आप एमएलसी भी रहे थे। और उत्तर प्रदेश में एमएलसी में ये मौका मिला एक बहुत कम समय उम्र में जी। और उसके बाद जब पहला राज्य बना हमारा तो उसमें शिक्षा मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला। पहले शिक्षा मंत्री आप थे। या और धीरे धीरे प्रदेश अध्यक्ष है, अन्य महामंत्री, बहुत सारे संगठन के हर पद पे रहने का, क्योंकि संगठन में काम किया था। तो मैं यदि ये कहूँ तो मुझ पर केंद्रीय नेतृत्व ने, मेरे पार्टी नेतृत्व ने जो भरोसा दिखलाया और जो विश्वास किया उसको मैंने समय से पूर्ण किया, कर्तव्य निष्ठा से पूर्ण किया। और ये मैं उम्मीद नहीं कर सकता था कि मैं एक सामान्य परिवार से जन्मा और सामान्य तरीके से रहन सहन इस तरह का एक गाँव का व्यक्ति और यहाँ तक पहुँच सकता है, इस मुकाम तक हासिल कर सकता है। तो यदि ये है तो ये मेरा जो अपना नेतृत्व है और अपना संगठन का और केंद्रीय नेतृत्व, तो उनकी कृपा से, उनकी दृष्टि से प्रधानमंत्री मोदी जी, अपने अमित शाह जी है ना, अपने नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इवन केंद्रीय टीम जो है मैंने राणा, सभी लोग अपने उनके कृपा पे ये सब उत्तर प्रदेश से लेकर और यहाँ तक जो पहुँचा, तो ये सब पार्टी का ही पूरी आशीर्वाद रहा। और उसी के उस पर मैं यहाँ, नहीं तो कल्पना
कोई कर सकता है, एक सामान्य परिवार, और ये हो सकता है तो भाजपा में हो सकता है, बाकी दलों में नहीं हो सकता है। राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जौनपुर के सुजानगंज में है। महाविद्यालय में शिक्षा के साथ साथ छात्र छात्राओं को संस्कार भी दिए जाते हैं। महाविद्यालय का एक ही उद्देश्य है कि यहाँ से पठन पाठन करके आप देश की सेवा में बेहतर योगदान दे सकें। महाविद्यालय के तमाम छात्र डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासनिक सेवाओं में संलग्न रहकर सेवा भाव से देश के विकास के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। आप भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में बेहतर भविष्य बनाने के लिए राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के कार्यालय में संपर्क करें। सीटें सीमित हैं। हाल ही में सर 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड भी उसमें शामिल थे। पंजाब को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जगहों पे बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा भारतीय जनता पार्टी का। आगे क्या कुछ रणनीति बन रही, क्योंकि अब हिमाचल में भी चुनाव है और गुजरात में भी चुनाव है। हिमाचल प्रदेश को लेकर, गुजरात को लेकर क्या कुछ रणनीतियाँ आप लोग बना रहे हैं, किस स्तर पर तैयारियां चल रही हैं, और क्या भरोसा है लोगों का जनादेश किस स्तर तक मिल पाएगा? क्योंकि गुजरात की अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी वहां पर पूरे एकदम लाव लश्कर के साथ तैनात हो गई है कि हम यहां पर लोगों का भरोसा बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। ऐसा बार बार अरविंद केजरीवाल जी दावा कर रहे हैं। किस तरह से आप देखते हैं सर? देखिए, अभी जो 5 प्रदेशों के चुनाव में 4 प्रदेश भारतीय जनता पार्टी जीती, तो ये एक ही आधार पे है कि विकास। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह आम जनता के सामने विकास कार्यों को रखा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और उसको देखते हुए लोगों में एक मोदी जी के प्रति विश्वास जगा जी। और मोदी जी के लोगों ने चाहा कि आज यदि देश का आम जन का विकास हो सकता है और देश ऊंचाइयों तक जो पहुंच सकता है तो मोदी जी के नेतृत्व में हो सकता है, ऐसा लोगों ने इच्छा जाहिर और मोदी जी के प्रति आस्था जताई है। और वही कारण रहा है कि इन 4 प्रांतों में हम लोग मिथक तोड़े हैं, रिपीट हुए हैं। उत्तराखंड जैसी यदि मैं बात कहूँ तो वहाँ एक लोगों में एक धारणा थी, एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, लेकिन वो का भी यही रिकॉर्ड रहा है। और ऐसे उत्तर प्रदेश में रहा कि 37 वर्षों के बाद पुनः वही पार्टी दोबारा आई, भाजपा, तो ये वहाँ भी रहा। तो कुल मिलाकर मिथक तोड़े हैं हमने। और तो मुझे लगता है कि यही हम हिमाचल और गुजरात के अंदर भी हैं। गुजरात में तो ऑलरेडी गुजरात का मॉडल तो हम पूरे देश को बताते हैं, तो वहाँ तो स्वाभाविक है कि इस तरह का। लेकिन हिमाचल में भी यही था कि एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, लेकिन वहाँ भी यह मिथक टूटेगा। यह आम लोगों में एक जन भावना में ये एक बात गई है और मोदी जी के प्रति लोगों में एक आस्था बनी है और विकास के नाम पर, और उसी विकास को लेकर के हम लोग फिर पुनः आगे जाने वाले हैं अन्य प्रांतों में भी, और निश्चित है कि भाजपा फिर आने वाली है। राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जौनपुर के सुजानगंज में है। महाविद्यालय में शिक्षा के साथ साथ छात्र छात्राओं को संस्कार भी दिए जाते हैं। महाविद्यालय का एक ही उद्देश्य है कि यहाँ से पठन पाठन करके आप देश की सेवा में बेहतर योगदान दे सकें। महाविद्यालय के तमाम छात्र डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासनिक सेवाओं में संलग्न रहकर सेवा भाव से देश के विकास के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। आप भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में बेहतर भविष्य बनाने के लिए राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के कार्यालय में संपर्क करें। सीटें सीमित हैं। उत्तर प्रदेश में सर जो है दूसरी बार पूर्ण बहुमत से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनी। किस तरह से सर आप देखते हैं? और एक कहावत कही जाती है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। 2024 का चुनाव भी बहुत नज़दीक है। 2024 चुनाव के सियासी मायने अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम के आधार पर देखे जाएं तो आप लोग काफ़ी जो है चीज़ें आपके फेवर में हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं 2024 के चुनावी परिणाम किस तरह के होंगे? लोगों का भरोसा आप लोग किस तरह से जीतने का काम करेंगे? देखिए, मैंने पहले कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विज़न है और जिस तरह उन्होंने आम जनता के हित में काम किया, और उन्हीं कामों को हम 2 इंजन की सरकार लेकर के अन्य सरकारों में भी हम लोग आगे बढ़े हैं।
गरीब कल्याण योजना के तहत हर घर में राशन देने का काम हो, हर घर में पानी देने का काम हो, हर घर में बिजली देने पहुंचाने का काम हो। आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए पर व्यक्ति अपने इलाज करा सके, चाहे वो योजना हो। और सड़क मार्ग से आम गांव को जोड़ना। और मैं तो उत्तराखंड की 4 धाम सड़क है, रेलवे, कभी इतिहास में पहली बार पहाड़ में आज़ाद भारत में ट्रेन चढ़ना। तो नॉर्थ ईस्ट हो चाहे हमारा उत्तराखंड हो, तो जहाँ तेज़ी से काम हो रहा है, ये सब चीज़ें देखते हुए, और निश्चित है मैं कह रहा हूँ कि आज हम ये चुनाव जीते हैं असेंबली का, निश्चित है लोकसभा 24 का भी चुनाव हम लोग भारी बहुमत से जीतेंगे। और उत्तर प्रदेश तो निश्चित है कि मैंने कहा कि वहाँ से प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं, योगी जी हैं, ऐसा और बड़ा प्रदेश होने के नाते तो उसकी अहम भूमिका स्वाभाविक ही रहेंगी। सर, लगातार आपसे बात हो रही थी, आपने अपने व्यस्ततम समय निकाला, एनबीसी हिंदी को दिया, इसके लिए सर बहुत बहुत आपका आभार। धन्यवाद, नमस्कार जी। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, गढ़वाल से सांसद तीरथ सिंह रावत जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो विकास के काम किए गए हैं उसके आधार पर लोग फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताएंगे। चाहे हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, चाहे गुजरात की बात की जाए, चाहे आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव की बात की जाए। अगले हफ्ते हम आपको फिर एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाएंगे जो किसी परिचय का मोहताज नहीं होगा, जो क्षेत्र और समाज के लिए प्रतिबद्ध होगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ। देखते रहिए एनबीसी हिंदी।